बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम अपने लेक्चर्स के तसल्सल को जो है वो बरकरार रखते हुए आज जो है वो वही फर्स्ट ईयर जो है फिज़िक्स उसके चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को बच्चों डिटेल से जो है ना वो समझेंगे और उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं, उनके आंसर्स को जो है ना हम ध्यान से सीखेंगे। तो चलते हैं वो जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में से जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 9.1 इसे सीआरओ भी हम कहते हैं 9.1 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर व्हाई। मतलब हमने यहाँ पे बच्चों इसका आंसर क्वेश्चन ये पूछता है कि क्यों जो है दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स अगर हों तो वो एक दूसरे को क्रॉस जो है ना वो क्यों नहीं करती, उसकी जो है ना वजह उसने हमसे पूछी है। उसकी वजह हमने एक्सप्लेन करनी है। तो आप लोगों ने बच्चों याद रखना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ना किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जो है ना वो एक ही यूनिक डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट हैज़ अ यूनिक डायरेक्शन। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो इसका मतलब होता है कि ई जो है ना वो एक से ज़्यादा डायरेक्शंस को रखता है, लेकिन जो वो इलेक्ट्रिकली जो है ना वो पॉसिबल या फिजिकली पॉसिबल नहीं है। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम इस मिसाल से समझते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो आउटवर्ड निकली हुई है। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को उसकी फील्ड के अंदर रिप्लेस करें तो वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो एक फील्ड की लाइन जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स उसके अलोंग जो है ना वो मूव करता हुआ जो है ना वो दूर चला जाएगा उस पॉजिटिव चार्ज से। और अगर हम दो चार्जेस को रखेंगे वहाँ पे तो वो दो चार्जेस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए जो है ना वो दूर चले जाएंगे। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर दो चार्जेस को हम रखें और वो दोनों जो है ना एक दूसरे वो रिपेल होके पॉजिटिव चार्ज से तो एक दूसरे के साथ जो है ना जाके कोलाइड कर जाए, तो ऐसा फिजिकली बच्चों कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कभी भी ऐसा ये इम्पॉसिबल है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना एक दूसरे को क्रॉस कर जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही जो है ना वो चार्जेस को मूव करवाती हैं। ठीक है, और ये कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं होती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, ये इसका छोटा सा आंसर था। चलते हैं अब 9.2 की तरफ। अब 9.2 में क्या था अगला इस जो है हमारे पास वो ई नेसेसरी ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बलून इफ द बलून इज स्फेरिकली assume that the charge is distributed uniformly over the surface। और जो हमसे पूछता है कि क्या हो कि आप बता सकते हैं कि क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड आ रबड़ बलून, आपको पता है कि जो रबड़ होती है वो इंसुलेटर होती है, वो कंडक्टर नहीं होती। तो उसके साइडों पे जो है ना हमने एक चार्ज जो है ना वो इंड्यूस करवा दिया। लेट्स सपोज हमने पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो इंड्यूस करवाया हुआ है। तो अगर हमने पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे इंड्यूस कराया हुआ है तो कहता है क्या उसके अंदर जो है क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे ज़ीरो होगा। उसकी बात को जो है ना हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, उसको बताना है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ फाई बराबर होता है 1/एप्सिलॉन नॉट एंड चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। ठीक है, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना वो ई डॉट ए के भी बराबर होता है। मतलब ये दो फार्मूलाज हो गए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जिसको हम फाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों फार्मूलाज की जो कि लेफ्ट साइड इक्वल है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ही फार्मूला है। तो हम दोनों क्वेश्चंस को जो है ना वो इक्वेट करके साथ साथ इक्वली भी लिख सकते हैं। तो ई डॉट ए बराबर आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट चार्ज एनक्लोज्ड। तो अब यहाँ पे पता है कि आपको जब चार्ज रबर बलून होगा ना उसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं जो है ना प्रोड्यूस हुआ, उसके साइडों पे जो है ना वो सारा का सारा चार्ज है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो ज़ीरो आएगा। इसको हम इस तरह समझते हैं कि एक रबर बलून है और उसके साइडों पे देखिए हमने पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली। तो अगर एक चार्ज है वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो है ना वो एमिट करेगा तो दूसरा भी उसके अपोजिट जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एमिट करेगा। ठीक है, जब वो एमिट करेगा तो दोनों की चूँकि पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से रिपेल हो जाएंगी। इसी तरह सारे के सारे जो चार्जेस होंगे उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे की वजह से जो है ना वो रिपेल हो जाएंगी और अंदर जो है ना वो ज़ीरो फील्ड जो है ना बच्चों क्रिएट हो जाएगा। तो इसको हमने जो है ना एक्सपेरिमेंटल भी देख लिया और मैथमेटिकली ऐसे ही है कि चूँकि वो ई डॉट ए का आंसर देखें चूँकि वो ज़ीरो आया। तो अब मैथमेटिकली जो है ना कोई भी दो चीज़ों का जो प्रोडक्ट होता है ना बच्चों वो ज़ीरो सिर्फ तभी आता है जब उनमें से कोई एक वैल्यू जो है ना वो कोई भी ज़ीरो हो सके। तो हमें पता है एरिया जो है ना वो कभी भी ज़ीरो तो हो नहीं सकता। तो हम कहते हैं कि ई का जो आंसर है ना वो हमारे पास ज़ीरो आ गया। तो हम यहाँ कहेंगे जी यस जो है ना वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारे पास इनसाइड क्या होगा रबर बलून है ज़ीरो होगा। ये इसका छोटा सा जो है ना बच्चों इसका आंसर था। अब चलते हैं हम 9.3 की तरफ। 9.3 में क्या कहता है भला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10 raised to power 38 times stronger than the gravitational force
आर्ग्यू दैट आवर गैलेक्सी शुड बी ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो यहाँ पे कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, जो कि पॉजिटिव और पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के दरमियान मौजूद होती है, वो 10⁻38 टाइम्स, मतलब इतने गुना जो है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होती है। तो क्या जो है वो हमारी गैलेक्सी जो है वो न्यूट्रल है कि वो जो है उसके ऊपर कोई चार्ज है हमारी गैलेक्सी के अंदर? तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। उसकी वजह ये है कि देखिए हमारी गैलेक्सी जो है ना उसके अंदर बड़े-बड़े जो है ना वो लार्ज ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो मौजूद है। जैसे हमारे प्लैनेट है और उसके बाद वो स्टार्स हैं, हमारा मून है, वो इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं। तो अगर क्या हो बोला कि इफ़ दे हैव इवन अ टिनी नेट चार्ज, अगर उनमें से किसी एक चीज़ के ऊपर भी जो है ना वो चार्ज मौजूद हो, तो हमारी गैलेक्सी जो है ना वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करेगी। वो बड़ी एक-दूसरे को अट्रैक्शन की वजह से या रिपल्शन की वजह से जो है ना वो हमारी गैलेक्सी जो है ना वो विल अपार्ट, मतलब वो तबाह हो जाएगी। इसकी हम इस यूँ ही देख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है ना हमारी अर्थ, मून और मार्स वग़ैरह हैं। तो अगर हमारे यहाँ इनके ऊपर जो है ना वो चार्ज हो, हमारी अर्थ के ऊपर पॉज़िटिव और मून और मार्स के ऊपर नेगेटिव अगर चार्ज हो, तो जब एक-दूसरे को वो अट्रैक्शन की वजह से जब एक-दूसरे के पास-पास आएँगे ना, तो इतनी वो कुलियन होंगी कि वो एक-दूसरे के साथ टकराने की वजह से जो है ना वो तबाह बर्बाद हो जाएँगे और हमारी एक गैलेक्सी जो है ना वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करेगी। लेकिन चूँकि ऐसा नहीं होता, हमारी गैलेक्सी बिल्कुल एग्ज़िस्ट कर रही है, तो हम कहते हैं कि हमारी गैलेक्सी न्यूट्रल है इसलिए वो एग्ज़िस्ट कर रही है। अगर न्यूट्रल ना होती तो वो एग्ज़िस्ट ना करती। तो ये सबसे बड़ा एविडेंस इसका यही है। चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन चूँकि हमारी गैलेक्सी ही न्यूट्रल है, तो इसलिए जो है ना वो इसका कोई इफ़ेक्ट ही नहीं है हमारी गैलेक्सी के ऊपर, ठीक है? अगर ना होती न्यूट्रल तो फिर जो है वो हमारी गैलेक्सी एग्ज़िस्ट ही ना करती। अब इसके बाद 9.4 हमारे पास जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या कहता है बोला कि एन अनचार्ज जो है ना वो कंडक्टिंग हॉलो जो है ना वो हमारे पास स्फीयर है, इज़ प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज क्यू, व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स थ्रू द जो है वो शेल। कि हमारे पास कहता है कि हमने जो है ना एक अनचार्ज जो है ना वो कंडक्टिंग होलोस्फीयर लिया, मतलब एक चार्ज नहीं लिया है, वो कंडक्टिंग है, मतलब उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं, लेकिन हमने जो है ना उसको क्या किया बोला कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है ना उसको रखा, पॉजिटिव चार्ज के। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो उसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होगा या कितना होगा उसको जो है ना बच्चों हमें देखना है। तो उसका आंसर ये है कि द नेट फ्लक्स जो है ना विल बी ज़ीरो। जो फ्लक्स होगा ना टोटल फ्लक्स वो उसके अंदर जो पैदा होगा वो ज़ीरो होगा। उसकी वजह ये है कि हमने गॉसेस लॉ में पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट चार्ज इनक्लोज्ड। तो जैसे ही जो है ना अब क्या होगा बोला कि जैसे ही वो चार्ज इनक्लोज़ उसके अंदर जो है ना उसकी वैल्यू बच्चों ज़ीरो आती है। इसकी वजह क्या है कि जैसे ही हम जो है वो कुछ भी होलो जो है हमारे पास एक स्फीयर है उसके चार्जेस जो है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे रहते हैं। जैसे ही उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के अंदर रखेंगे तो पॉजिटिव वाला जो है ना वो नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। वो नेगेटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव वाले चार्जेस को वो रिपेल कर देगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि इन साइड पे जो है ना वो कोई भी फ़ील्ड या कोई भी चार्ज जो है ना वो चूँकि मौजूद नहीं होगा। जब चार्ज ही अंदर मौजूद नहीं होगा तो हम कहेंगे कि वहाँ पे जो है ना हमारे पास कोई फ़ील्ड जनरेट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। जब चार्ज ही नहीं है तो कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर पैदा नहीं होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी हमारे पास क्या आएगी बोला, ज़ीरो आएगी। तो हमने देखें वो डायग्राम से भी देख लिया, एनिमेशन से भी समझ लिया और उसे मैथमेटिकली भी जो है ना वो प्रूव करके दिखा दिया। तो वो ज़ीरो होगा। इस तरह हमारे पास सीआरओ जो 9.5 है, मतलब कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन 9.5 है, वो कहता है कि हमारे पास क्या है, अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस और डिक्रीजिंग द लेंथ एंड द टेम्परेचर ऑफ द वायर। कहता है हमारे पास कहता क्या है कि हमारे पास जो है ना एक कॉपर की वायर है और उसके इर्द गिर्द जो है ना हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से जो है ना उसके अंदर वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे कॉपर वायर के वो जो है ना वो मूव कर रहे होंगे। जब वो मूव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो करंट पैदा होगी, ठीक है। अब वो कहता है कि बताएं कि अगर हम वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ा दें, मतलब बैटरी जो है वो अगर पहले 3 वोल्ट की थी तो बाद में उसको हम 5 वोल्ट की कर दें या 7 वोल्ट की बैटरी लगा दें, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हम इंक्रीज कर दें या उसकी लेंथ को जो है ना वो डिक्रीज कर दें और उसके टेम्परेचर को भी डिक्रीज कर दें, तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर जो है वो कोई इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या थी बोला कि वो जब कोई एक सिंपल वायर पड़ी हो तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो बाद में सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने की वजह से वो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो है ना बच्चों मूव करते हैं, उसको हम
ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ना दोनों केसेस में जो है ना वो ज़्यादा ही होगी। इसकी वजह क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एन क्यू आर ए। यहाँ क्यू जो है ना वो चार्ज है और यहाँ पे चूँकि चार्जेस हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ई भी जो है वो यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, फार्मूले के अंदर ना याद रखिएगा जो भी चीज़ें जो है ना फ्रैक्शन से ऊपर होती हैं ना तो वो डायरेक्टली रिलेट कर रही होती हैं, और जो है ना फ्रैक्शन से नीचे होती है ना वो इन्वर्सली रिलेट कर रही होती हैं। तो पहले केस में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएँगे ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है कि वो डायरेक्टली जो है ना वो रिलेट कर रहा है, मतलब जो वीडी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा वी के। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देंगे तो जो है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या आएगी बोला ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी। कि अगर हमारे पास कोई भी वो कंडक्टर है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो जैसे ही हम वो वोल्टेज का डिफरेंस बढ़ा देंगे तो वो ज़्यादा स्पीड के साथ जो है ना वो मूव करना उसमें से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सेकंड केस के अंदर बच्चों क्या है बोला कि वो आपको पता है कि यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, मतलब रेजिस्टेंस के। अब रेजिस्टेंस के आपने वो फैक्टर्स पढ़े होंगे बच्चों के, रेजिस्टेंस जो है ना वो लेंथ्स के और जो टेम्परेचर है उन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर और उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और यहाँ पे हम लेंथ को भी डिक्रीज़ कर रहे हैं और टेम्परेचर को भी, तो दोनों के डिक्रीज़ करने से जो रेजिस्टेंस है वो क्या है बोला ज़्यादा होगी। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बच्चों ज़्यादा होगी तो चूँकि ये वी डी के साथ इन्वर्स रिलेटेड है, तो अगर आर कम होगा मतलब रेजिस्टेंस कम होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो बोला ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि दोनों केसेस में जो है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो बोला ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने मैथमेटिकली भी जो है ना बच्चों इसको प्रूव करके जो है ना वो दिखा दिया। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस 9.6 की तरफ। वो कहता है व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ऑफ अ बैटरी डिक्रीज व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट जो है वो इंक्रीज। वो हमसे कहता है कि हमारे पास जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना क्यों जो है वो बच्चों जो कम हो जाती है किसी बैटरी की जब उसमें से हम करंट की वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा कर देते हैं। पहले तो हमें ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम बच्चों वी टी के साथ जो है ना वो डिनोट करते हैं, और जो ईएमएफ होता है उसको हम जो है ना वो ई कैपिटल ई के साथ जो है ना वो डिनोट करते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है ना वो एक सेल है या ऐसे बैटरी कह लेंगे, हमारे पास जो है ना 1.5 वोल्ट की है। अगर इसको मैं जो है ना मल्टीमीटर के साथ आपको कनेक्ट करके इसको दिखाऊँ, तो ये शो होगा कि हमारे पास ये जो है ना 1.5 वोल्टेज है। तो ये जो 1.5 वोल्टेज है ना, ये हमारे पास ईएमएफ है, जिसको हम कहते हैं कि ये कितना जो है ना वो वोल्टेज ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है? ये ईएमएफ है। अच्छा, अगर इसी को जो है ना बैटरी को मैं एक किसी सर्किट के साथ कनेक्ट करूँ, जैसे कि फ़र्ज़ करो मैं एक डीसी मोटर लेता हूँ, उसके साथ कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करके चला के दिखाऊँ आपको, तो ये डीसी मोटर चलेगी। अच्छा, ये इसी सर्किट को दोबारा फिर से अगर मैं इस सर्किट के जो है ना पैरेलल उसी मल्टीमीटर के जो है ना वो टर्मिनल्स को अगर मैं अटैच कर दूँ, तो मेरे पास देखिएगा क्या शो होगा कि तब इसका जो वोल्टेज जो है ना मुझे शो होगा, वो जो कि टर्मिनल जिसे हम वोल्टेज कहते हैं वीटी, वो 1.4 है। मतलब देखिए वो जो ईएमएफ था वो हमारे पास 1.5 वोल्ट था, लेकिन जो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था वो हमारे पास 1.4 है, ठीक, मतलब वो कम हो गया, ठीक है। अब फार्मूला हमारे पास ये होता है कि ईएमएफ बराबर होता है हमारे पास वी टी प्लस आई आर। आई आर का मतलब ये होता है कि वो जो कितना जो है ना वो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब सर्किट में फ्लो करने के लिए जो है ना जो ड्रॉप हुआ वो हमारे पास आई आर के साथ उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ईएमएफ हमारे पास 1.5 वोल्ट था और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था जो कि हमने मैं किया वो 1.4 था। तो इन दोनों को इक्विवेलेंट करने के लिए वो आई आर का आंसर हमारे पास क्या आएगा बोला, जो वो है 0.1। अच्छा, यहाँ पे देखें वो जो हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस है ना वो आई आर है, ठीक है। तो आई आर है, तो इनका इस तरह से रिलेशन भी हो सकता है कि अगर हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो हमारे पास ई माइनस आई एंड आर। अच्छा, यहाँ पे सिंपल सा ये फॉर्मेट है कि वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप क्यों होता है, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो इस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसको हमने जो है ना बच्चों प्रैक्टिकली करके भी जो है ना वो देख लिया कि ये क्यों जो है ना आखिर ड्रॉप होता है। तो इन क्वेश्चंस में फिर भी आपको कोई समझ ना आए तो आप जो है ना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो है ना इसके आंसर्स मज़ीद जो है प्रोवाइड कर दूंगा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जो है ना वो शेयर लाजमी करें, और कमेंट में कमेंट लाजमी दें कि आपको कितनी समझ आई कितनी समझ नहीं आई। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।